हेलो बच्चों, तो आज हम पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी जो कि आपके सॉलिड एसिड चैप्टर का ही एक पार्ट है, और इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले ये जाने कि व्हाट इज़ पैकिंग एफिशिएंसी एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन सॉलिड सब्सटेंसेस। तो एज यू नो बेटर कि every solid is composed of constituent particles and their constituent particles are atoms, molecules और ions। तो ये जो atoms, molecules और ions होते हैं वो अपने spherical shape में होते हैं, ठीक है। और उन spherical shape वाले स्पेसिस को आप जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में उसको कंटेन करोगे तो आप ये चाहोगे कि उसमें मिनिमम से मिनिमम वैकेंट स्पेस हो, यानी कि वो सभी स्फीयर्स जो हैं उस कंटेनर्स को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, और जितना ज़्यादा फुलफिल कर पाएंगे वो उतना ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स चाहिए और उस पार्टिकल्स का वॉल्यूम चाहिए, और साथ साथ हमें ये भी चाहिए कि उसको किस कंटेनर में रखा जा रहा है, यानी जिस कंटेनर में रखा जा रहा है उसका वॉल्यूम चाहिए। तो उस पार्टिकुलर वॉल्यूम में, ठीक है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम वाले स्फीयर्स को अगर हम रखते हैं तो उसका जो हम परसेंटेज निकालेंगे दैट परसेंटेज आर पैकिंग एफिशिएंसी। तब देखो इसको कैसे हम समझेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब हो गया, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ the percentage of filled space by particle is known as packing efficiency। बात को समझिएगा। द परसेंटेज ऑफ फिल्ड स्पेस बाय पार्टिकल्स इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी। और इस पैकिंग एफिशिएंसी का एक फार्मूला होता है, जैसा कि आप जान लो, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम of a sphere upon volume of unit cell और into 100। चूँकि हमें क्या निकालना है, तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू 4/3। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का वैल्यूम लिख सकते हैं 22/7, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इनटू ए क्यूब। अब अगर हम यूनिट सेल अगर हम क्यूब के फॉर्म में लेते हैं तो क्यूब का जो है वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब इंटू 100। तो ये आपके फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, और इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग डिफरेंट टाइप्स के यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देना। आपने डिफरेंट टाइप्स के यूनिट सेल के बारे में पढ़ा, जैसे आपने पढ़ा SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उसमें आपने क्या देखा, जिसको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में जानते हैं, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी एटम्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद फेस सेंटर में आपने देखा कि कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर में भी होते हैं, और बॉडी सेंटर में भी आपने देखा कि कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर में भी होते हैं। तो फेस जो है, फेस के सेंटर में 6 होते हैं। तो प्रिमिटिव में आपने देखा कि सिर्फ कॉर्नर पे, बॉडी सेंटर में कॉर्नर के अलावा एक एटम्स उसके बॉडी सेंटर में, और FCC में यानी कि फेस सेंटर वाला में आपने देखा कि कॉर्नर के अलावा 6 और स्फीयर्स हैं जो कि उस यूनिट सेल में है कि नहीं। तो
इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पैकिंग, सबसे ज़्यादा क्लोजनेस, ठीक है, या फील्ड स्पेस वो है आपके एफसीसी में, उससे कम आपके हैं किस में, तो बॉडी सेंटर में, और उससे भी कम किस में, तो आपके प्रिमिटिव यूनिट सेल में। तो ये तो हम खैर देख कर पहचान रहे हैं, लेकिन अगर इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीसी और प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब जैसे समझिए यहाँ पे हम क्या करें कि सबसे पहले जो है हम एक क्यूब बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा इसको, और इस क्यूब में चूँकि हम जानते हैं कि क्यूब हाइपोथेटिकल होते हैं, जनरली इसके कॉर्नर पे क्या होते हैं, तो स्फीयर होते हैं, ठीक है। ठीक है, बात समझिएगा। ये इस तरीके से जो है ना स्फीयर, जितने भी 8 जो है और एक यहाँ पे, खैर ये तो आपने देखा कि 8 स्फीयर से मिलकर 3 3 6, ठीक है, 1 2, ये सभी जो है 8 कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर पे जो होंगे आपके पास स्फीयर्स होंगे। अब जो है यहाँ से देखो, क्योंकि क्यूब में हम जानते हैं कि सारे साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो जब सारे साइड सेम होते हैं तो हम इस साइड को ए मान लें, ठीक है। और चूंकि स्फीयर है तो स्फीयर, अब देखो एक जो साइड है ना वो 2 स्फीयर से मिलकर इस तरीके से होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चूंकि ये तो कॉमन होता है ना, तो ये कॉमन होने के कारण इसके हाफ पार्ट, कुछ पार्ट दूसरे भी क्यूब में जाएंगे, तो यहाँ से ये आर और ये आर किसके हैं, तो स्फीयर्स के रेडियस हैं, और ये दोनों को मिला दे तो इस साइड हो जाएगा, एज लेंथ हो जाएगा क्यूब का, तो ए इजकल टू 2r आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ए इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2r, हमें एज लेंथ मिल गया। एज लेंथ मिल गया तो हमारा यूनिट सेल क्या है, क्यूबिकल फॉर्म में है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 2r। जैसा कि आप जानते हो कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, ए क्यूब, तो 2r का होल क्यूब यानी कि 8r क्यूब, ठीक है। और हमें ये बताओ कि एससीसी के लिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, जेड का वैल्यू क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया कि इसके लिए जेड का वैल्यू होता है 1, ठीक है। अब यहाँ से आप जो है पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हो, तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर आप निकालते हो तो क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला रखो, जेड का वैल्यू कितना है 1, 4 इंटू 22 इंटू आर क्यूब अपॉन 3 इंटू 7 इंटू और ए क्यूब का वैल्यू अभी आपने निकाला 8r क्यूब, ठीक है, निकाला ना। यहाँ से ये r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, ये 4 से 8 कैंसिल 2 टाइम्स, ये 2 से ये कैंसिल 11 टाइम्स। और एक चीज़ और कि हम परसेंटेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 100 भी यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1100 अपॉन 7 3 21, बाकी सब तो कट चुके हैं। इसका वैल्यू आएगा 52.4%, ठीक है। तो यहाँ से देखना कि एससीसी के लिए 52.4% है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ठीक है, कि इसका मतलब यह है कि 52.4% उसमें स्फीयर्स के द्वारा स्पेस ऑक्युपाई किए गए हैं
और रिमेनिंग के 47.6% जो होंगे वो एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दो, यहाँ पे आप लिख सकते हो ठीक है। यहाँ पर फील्ड स्पेस आप कितना लिख सकते हो, फील्ड स्पेस आपके पास है 52.4%, और चूंकि कोई भी क्रिस्टल 100% होंगे तो उसमें जो है आपके एम्प्टी स्पेस कितने होंगे, एम्प्टी स्पेस हो जाएंगे 47.6%। समझे कि नहीं? तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने ये पढ़ा। फिर से इस बात को समझ लो, प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब लेंगे। क्यूब में क्या होता है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में कांस्टेंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे होता है, तो हमने कॉर्नर्स पे बना दिया। तो हर एक कॉर्नर पे दो, जो ये रेडियस कहलाएंगे, ये भी रेडियस कहलाएंगे। समझे कि नहीं? तो ए इक्वल टू हो गया 2r, तो ए इक्वल टू 2r। अगर हमको एज लेंथ मिल गया क्यूब का तो उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं 8r क्यूब। जेड का वैल्यू हमने आपको नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालना सिखाया था, तो जेड इंटू 4/3 पाई r क्यूब, और ए क्यूब का वैल्यू रख करके हमने सबको कैंसिल किया तो फिर 2.4% आया। अब इसी चीज़ को, ठीक है, इसी चीज़ को अब हम जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे हो जाएगा हेडिंग आपका पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी, एचसीपी, सीसीपी। ठीक है, अब एफसीसी का मतलब क्या हो गया, एफसीसी का मतलब हो गया कि द यूनिट सेल in which constituent particles are present at the corners as well as one constituent particles is present at the center of each face। तो सबसे पहले आप क्या करो कि एक क्यूब बनाओ इस केस में, ठीक है। ये क्यूब बनाओ, आपने क्यूब बनाया। क्यूब बना के देख रहे हो कि कांस्टेंट पार्टिकल्स कहाँ होंगे, तो फेस के सेंटर पे होंगे और कॉर्नर्स पे होंगे ना। चलिए अब जो है यहाँ से ठीक है, ये स्फीयर हो गया, ये स्फीयर हो गया। अब देखो इस स्फीयर ये जो है आपके सेंटर में, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लो कि ये एक कमरा है और इस कमरे का ये एक फेस है, ठीक है, ये एक फेस है। तो इस फेस के कहाँ होंगे, तो कॉर्नर पे एक पार्टिकल्स होंगे, फिर उस कॉर्नर पे भी होंगे, इस कॉर्नर पे भी होंगे और इस कॉर्नर पे भी होंगे, चारों कॉर्नर पे होंगे फेस के सेंटर पे, ठीक है। तो एक फेस के सेंटर पे यहाँ पे होंगे। तो अभी बताओ कि कौन सा लाइन इस फेस के सेंटर वाले स्फीयर्स को टच करते हुए क्रॉस करेगा, क्या वो या फिर ये डायगोनल। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि डायगोनल अगर कॉर्नर और फेस के सेंटर में जो स्फीयर है उसको टच करते हुए अगर पास करता है, यानी कि ये वाला लाइन जो है ना इस स्फीयर के को टच करते हुए पास करेगा, ठीक है। तो अब क्या इस डायगोनल का लेंथ एज लेंथ के इक्वल होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, उसका लेंथ क्या होगा, अलग होगा। यहाँ पर आपने ए मान लिया, यहाँ भी आपने ए, चूँकि क्यूब है तो एज लेंथ क्या होंगे, सेम होंगे। बट इसको तो हम ए नहीं मान सकते ना, इसको हम क्या मानेंगे, बी मानेंगे। ध्यान से समझना पैकिंग एफिशिएंसी। अब अगर आपने बी माना तो बी में आप देखो कि ये बी क्या है, तो एक तरीके का एक हाइपोटेन्यूस हो गया। अब चूँकि
ये क्यूबिकल फॉर्म में था तो ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का होगा, और इसका जो डायगोनल है वो इसका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो अगर हाइपोटेन्यूस होगा तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए आप जानते हो कि एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर इजकल टू 2a स्क्वायर होता है। अब b इजकल टू क्या हो जाएगा, तो √2a। अब स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो √2a। अभी आपने देखा ना, यहाँ से b इजकल टू √2a, इसको हम फर्स्ट मान लें। अब रही बात कि हमें क्या निकालना है, तो a निकालना है। तो हम उसको इक्वलाइज करने के लिए अब देख रहे हो कि b में कितने रेडियस है, 1 रेडियस, 2 रेडियस, 3 रेडियस और ये 4 रेडियस। तो b इजकल टू 4r, समझे कि नहीं, कितने रेडियस है बाबू, 4 रेडियस है। अब b इजकल टू 4r है, ठीक है, b इजकल टू 4r है, तो यहाँ से इसको आप सेकंड मान लोगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा कि a इज रूट इक्वलाइज करोगे तो एच एस इक्वल है, तो आर एच एस भी हमको इक्वल कर लेना होगा। √2 इजकल टू 4r, a इजकल टू 4r बाई √2, और ये कैंसिल करोगे ना तो ये हो जाएगा 2√2r, समझे। तो यहाँ देखो a इजकल टू 2√2r। अब जो है, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से, ठीक है, a निकल गया हमको, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। a क्यूब कितना हो जाएगा, तो 2√2r का होल क्यूब करेंगे, तो 2√2r का होल क्यूब क्या हो जाएगा बाबू, तो 2 का क्यूब 8 और √2 का क्यूब, तो 8 2 16 √2r क्यूब, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से आपको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी मिल गया, समझे कि नहीं। यहाँ से आप क्या करोगे, z भी निकालोगे, तो z का वैल्यू 4 जैसा कि आपको बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ से आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालो, z का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मिल गया, तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो z का देखो वहाँ पे फॉर्मूला हमने लिखा है, z का वैल्यू क्या है 4, और पाई आर क्यूब 4 इंटू 22 इंटू आर क्यूब है वहाँ पे, इंटू 100। उसके बाद यहाँ पे है 3 इंटू 7 इंटू 16√2r क्यूब, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल कर दो, 4 4 जा 16 होता है, ये भी कैंसिल कर दो, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ से आपका वैल्यू मिल जाएगा 2200 अपॉन 21 इंटू 1 चूँकि √2 का वैल्यू होता है 1.414। आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 76%, ठीक है। और इस 76% का मतलब क्या हो गया, 76% का मतलब ये हो गया कि 76% स्पेस क्या है, उसमें फील्ड है, और रिमेनिंग कितने हैं, तो 24%, यानी एम्प्टी स्पेस। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फील्ड स्पेस जो है वो आपके कितने हैं, 76%, और एम्प्टी स्पेस कितने हैं, 24%, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पैकिंग है ये, ठीक है। आपने अभी दो चीज़ देखा,
एक तो पैकिंग एफिशिएंसी इन प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें भी तरीका वही था, हमने एज लेंथ निकाला, एज लेंथ हम बी के थ्रू। याद रखिएगा कि जिस टाइप का आप यूनिट सेल लोगे उसमें जो स्फीयर्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसको टच करते हुए हमें वो एक लाइन ड्रॉ करना होगा, तभी जाकर उसको हम इक्वेट करेंगे। ठीक है, तब इक्वेट करके हमें ए का वैल्यू मिलेगा और सी का वॉल्यूम निकालेंगे और फिर जेड तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग जो है इसको नोट कर लो। ठीक है, और ताकि अब हम जो है इसके आगे आपको पढ़ा पाए पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो लिख लिए। अब देखिए, अब हम जो है इसको आगे इसी के टर्म्स को बढ़ाते हुए और पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर यूनिट सेल पढ़ेंगे। अब बॉडी सेंटर जैसा कि आप लोग जानते हो कि द यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज one constituent particles is present in the center of the unit cell or body center। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग ये यूज़ करेंगे। ठीक, तो हम लोग को पढ़ना क्या है बाबू, पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो अब देखो इसे आप खुद से भी कर सकते हो, वैसे हम आपको एक फिगर बना के बता दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हम एक क्यूब बनाएं। ठीक है, ये हमने क्या किया, क्यूब बनाया। चलो, अब जो है इस क्यूब के बाद, ठीक है, इस क्यूब के बाद हम जानते हैं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होते हैं, तो कॉर्नर पे भी होते हैं, कॉर्नर पे होते ही हैं और साथ साथ बॉडी के सेंटर में होते हैं। तो जैसा कि आप अभी जिस कमरे में बैठे होगे, अगर वो क्यूबिकल शेप का है तो आप देखोगे अपने आसपास कि आपके पास 8 कॉर्नर्स हैं। 4 कॉर्नर यहाँ दिख रहे होंगे और 4 कॉर्नर आपके पीछे दिख रहे होंगे। 8 कॉर्नर्स पे 8 स्फीयर्स हैं और साथ ही साथ आपके यहाँ सेंटर में, ये जो आपके रूम का जो सेंटर है, तो इस सेंटर में 1 स्फीयर्स होंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इस स्फीयर्स को कौन सा लाइन टच करेगा, क्या ऊपर वाला लाइन टच करेगा या फिर नीचे वाला या फिर साइड वाला, नहीं करेगा। कॉर्नर और इस सेंटर के स्फीयर्स को टच करते हुए हमारा इस रूम का जो ना डायगोनल, रूम का, एक हम वॉल का डायगोनल की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक रूम में डायगोनल की बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे किसी एक डंडे को रखो, ठीक है, तो उस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक जो है जाकर टच करेगा, बिल्कुल। चलो, तो इसी कंसेप्ट के साथ हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम क्या किए, यहाँ पे एक स्फीयर बना लिए, यहाँ भी हम एक स्फीयर बना लिए और यहाँ भी हम जो है स्फीयर बना लिए। बात को थोड़ा समझना। अब हमने बताया कि डायगोनल ये वाला लाइन टच कर रहा है। अब ये वाला लाइन क्या है, कैसे निकालेंगे। अगर सपोज करो कि हम है यहाँ पे और हमें इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक का जो है लेंथ निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसका हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। कैसे, तो एक जो हाइपोटेन्यूज इसको मान लेंगे और जिस सरफेस पे हम हैं वो सरफेस भी क्या है, एक स्क्वायर शेप में, तो वहाँ से फेस का, उस सरफेस का डायगोनल हम लेंगे और ये जो हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, तो इस जो हम खड़े हैं ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आपका बेस हो गया और बेस में भी क्या है, बेस में कि जिस सरफेस पे हम ना, उस सरफेस का वो डायगोनल है बेस। ठीक है, देखो यहाँ पे हम इस बेस को थोड़ा सा हम कुछ डिफरेंट कलर से बना दे रहे हैं। ये आपका बेस है,
समझे? और ये बेस हो गया और ये आपके लेंथ हो गए परपेंडिकुलर। अब जैसा कि आप जानते हो कि ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, चूँकि क्यूब के तो साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब हम इसको तो ए मानेंगे नहीं, चूँकि इसका लेंथ कुछ और होगा, बी मान लें। इसको भी ए मानेंगे नहीं, बी मानेंगे नहीं, इसको सी मान लेंगे, चूँकि इसका लेंथ कुछ और भी हो जाएगा। तो हमें कंपेरिजन किससे करना है बाबू? सी से, ध्यान रहे, सी से, ठीक है। अब देखो सी में कितने स्पेयर्स हैं, मतलब कितने रेडियस हैं? एक तो इसका एक रेडियस, इसका एक रेडियस और यहाँ पे 2 रेडियस। तो सी इक्वल टू क्या है? 4r। सी इक्वल टू 4, लेकिन अब सी निकालेंगे कैसे, ठीक है? तो सी निकालने के लिए आप सबसे पहले जो है इसको आप फर्स्ट मानो, ठीक है। अब जो है ना सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? अगर ये हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, इसको देखो, रेड वाले से, ब्लू वाले से, फिर ब्लैक वाले पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए हैं, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जैसा कि आप जानते हो कि एक सरफेस पर बी स्क्वायर निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। तो सी स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर एंड सी इक्वल टू √3a, समझे कि नहीं? तो सी इक्वल टू क्या आ गया बाबू? √3a। और इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लिए, ठीक है। अब जो है इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से देख लो कि LHS इक्वल है, तो RHS भी इक्वल कर लो। √3a इज इक्वल टू 4r, ध्यान से सोच समझना, a इज इक्वल टू 4r बाई √3। हमें a का वैल्यू मिल गया ना, यहाँ से क्या मिला मुझे? a का वैल्यू मिल गया। अब a का वैल्यू मिल गया, a इज इक्वल टू 4r अपॉन √3, ठीक है। अब a निकल गया तो आप वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा बताओ? a क्यूब होता है, a क्यूब का वैल्यू, a का वैल्यू 4r बाई √3 का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हो 64r क्यूब बाई 3√3, ठीक है। ये चीज़ हो गया ना। अब देखो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी निकल गया। बॉडी सेंटर यूनिट सेल के लिए, बॉडी सेंटर यूनिट सेल के लिए z का वैल्यू क्या होता है? जैसा कि आप जानते हो 2 होता है। अब यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी निकाल दो बाबू, फॉर्मूला रख दो यही, z, पहले z का वैल्यू रखो 2 इंटू 4 इंटू 22 इंटू r क्यूब अपॉन 3 इंटू 7 इंटू, और a क्यूब का वैल्यू जो आप रखोगे तो ये रखोगे 64r क्यूब, ठीक है। और ये 3√3 इधर चला जाएगा इंटू 100, ठीक है। तो अब क्या करो, कैंसिल करो, जो जो कैंसिल हो जाए। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, और ये 11 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, 1100, ठीक है। देखो इधर क्या हो जाएगा, 1100 इंटू 1.732 इंटू 100 अपॉन 28। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बाबू, ये होगा 68%, ठीक है। अब इस 68% का मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया ना
कि यहाँ का फील्ड स्पेस जो है वह आपका 68% है और एम्प्टी स्पेस जो है वो आपके 32% है। बात समझे कि नहीं? तो ये चीज़ रहा। तो देखो बॉडी डायगोनल को यूज़ करते हुए हमने बॉडी सेंटर यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी को निकाला। बहुत ही इजी है पैकिंग एफिशिएंसी निकालना। हाँ, इससे रिलेटेड जो है ना बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट के लेक्चर में पहले मैं आपको डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालना सिखाऊंगा और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डेंसिटी और पैकिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को दे देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। साथ ही साथ इसका जो है हम एक छोटा सा टेबल बना दे रहे हैं। इस टेबल को याद रखिएगा, ठीक है, काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए। और वो टेबल क्या है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ यूनिट से लिख दो, ठीक है। उसके बाद उसका जेड लिख दो, ए लिख दो, आर लिख दो और पैकिंग एफिशिएंसी। देखो अभी जो मैंने आपको प्रूफ किया ना, जो डेरिवेशन दिया, उस डेरिवेशन का हम एक सिंपल ब्रीफ यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, ठीक है। एससीसी के लिए जेड का वैल्यू 1 होता है, जैसा कि आप जानते हो, और बीसीसी के लिए 2 होता है, एफसीसी के लिए 4 होता है, ठीक है, ये भी आप जानते हो। एससीसी के लिए एज का अभी मैंने आपको निकाला 2r, बीसीसी के लिए क्या निकाला, तो ए इजकल टू 4r/√3। देखो यहाँ पे ए इजकल टू 4r/√3 और एफसीसी के लिए आपने निकाला था 2√2r। आर का वैल्यू निकालने के लिए आप इसको इन्वर्स कर दोगे तो a/2 √3a/4 और a/2√2, ठीक है। अब जो है पैकिंग एफिशिएंसी अभी मैंने आपको बताया, इसका 52.4%, इसका हो जाएगा 68% और इसका हो जाएगा 76%, ठीक है। 74%, सॉरी, वहाँ भी आप सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चीज़ है आपने अभी जो देखा, तो ये जो है, ये जो मैंने आपको अभी टेबल दिया, ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड इसका यूज़ करके आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो, एकदम दे दनादन, उसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलो, तो इसको भी आप नोट कर लो, ठीक है। हाँ, इसको नोट कीजिए।